हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम 10वीं कक्षा उमंग 2 प्रथम भाषा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल अदालत। अदालत अदालत माने कोर्ट, और यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है, एकांकी नाटक जैसा ही होता है। नाटक माने ड्रामा, नाटक जैसे होता है। नाटक में बहुत सारे विषय आते हैं, लेकिन एकांकी में जो है एक ही विषय का चित्रण किया जाता है। और यहाँ इस एकांकी में बच्चों ने पर्यावरण के बारे में बताया है। पर्यावरण किस तरह प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित पर्यावरण के कारण भविष्य में किस तरह का नुकसान हो सकता है, यह इस एकांकी द्वारा बच्चों ने बताने की कोशिश की है। पर्यावरण पर्यावरण माने एनवायरनमेंट, और प्रदूषण माने पोल्यूशन। तो पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ का उद्देश्य और विधा विशेष जान लेते हैं। उद्देश्य: छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रेरित करना, संवाद बोलने के कौशल का विकास करना, भाषा व रचना शैली की विविधता से अवगत कराना आदि इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? छात्रों को जो है एकांकी किस तरह होता है इसका परिचय कराना, और उन्हें एकांकी लिखने के लिए प्रेरित भी करना, इंस्पायर करना। और संवाद संवाद माने डायलॉग डायलॉग किस तरह बोले जाते हैं यह सिखाना, ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो चलो विधा विशेष भी जान लेते हैं। एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी में किसी एक ही विषय का चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण संबंधित एकांकी है। तो पाठ की विधा क्या है? एकांकी। और इस पाठ में जो है पर्यावरण से संबंधित बताया गया है। तो चलो बच्चों, विषय प्रवेश और पात्र परिचय भी जान लेते हैं। विषय प्रवेश: पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। रक्षा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड जिसे हम कहते हैं। जिस तरह हम अगर बाइक पे कहीं जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्सीडेंट भी हो गया तो हमारी वह हेलमेट रक्षा करता है। इस तरह पर्यावरण जो है हमारा रक्षा कवच है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा, और इस पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण हमारी रक्षा किस तरह करता है इसके बारे में हम पाठ में जान लेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में, इस एकांकी में जो भी पात्र है, इन पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पात्र परिचय: न्यायाधीश, सरकारी वकील, प्रतिवादी वकील, दरबान, घीसाराम जो लकड़ी का व्यापारी है, और किरोड़ीमल जो फैक्ट्री का मालिक है। बच्चे खेल खेल में अभिनय कर रहे हैं। मंच पर अदालत का दृश्य है। सामने एक बड़ी कुर्सी पर न्यायाधीश विराजमान है। काले कोट पहने दो वकील न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है। पात्र यानी कैरेक्टर: तो यहाँ बच्चे जो है खेल खेल में एक्टिंग कर रहे हैं। अभिनय माने एक्टिंग। और यहाँ पे जो है एक कोर्ट का सीन है इस स्टेज पर, और वहाँ पे जो है एक बड़ी कुर्सी में जो है एक जज बैठे हुए हैं। और इस एकांकी में जो भी कैरेक्टर है वो कौन कौन से कैरेक्टर है बच्चों? एक न्यायाधीश यानी जज, और दो वकील है यानी लॉयर्स, जो एक प्रतिवादी वकील है और एक सरकारी वकील, और एक दरबान है जो कोर्ट के एंट्रेंस में खड़े रहकर लॉयर जिसे भी बुलाने के लिए कहते हैं तो दरबान 3 बार आवाज़ देता है। तो एक दरबान है, और घीसाराम जो एक लकड़ी का व्यापारी है, और एक किरोड़ीमल जो फैक्ट्री का मालिक है। तो एक कैरेक्टर इस बाल अदालत में आपको आगे चलकर पाठ में देखने को मिलेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। न्यायाधीश मेज पर हथौड़ा बजाते हुए: ऑर्डर ऑर्डर, आज का पहला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। स्टेज पर कोर्ट का सीन है। तो पहले जज जो है उनके हाथ में जो हथौड़ा होता है, हैमर होता है, उसे बजाते हुए टेबल पर
ऑर्डर ऑर्डर कहकर कहते हैं और आज का जो पहला केस है उस केस को प्रस्तुत किया जाए कहकर वकीलों से कहते हैं। इतने में सरकारी वकील उठते हैं और अपना केस सुनाते हैं। सरकारी वकील महोदय, आज का पहला मुकदमा लकड़ी के व्यापारी घीसाराम के विरुद्ध है। उस पर यह आरोप है कि वह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगल को वीरान कर रहा है। यहाँ इस एकांकी में दो आरोपी हैं, एक घीसाराम जो लकड़ी का व्यापारी है और दूसरा जो किरोड़ीमल जो फैक्ट्री का मालिक है। तो है सरकारी वकील जो है जब न्यायाधीश पूछते हैं कि पहला केस कौन सा है, तो सरकारी वकील ने बताया कि यह पहला केस जो है घीसाराम के विरुद्ध है जो एक लकड़ी का व्यापारी है और उस पर क्या आरोप था, वह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है जिससे जंगल जो है वीरान हो रहे हैं। मतलब जंगल में जितने भी पेड़ है उसकी इतनी कटाई हो रही है कि पूरा जंगल जो है वीरान हो रहा है। वीरान का मतलब होता है बर्बाद, पूरा जंगल बर्बाद हो रहा है कहकर सरकारी वकील ने अपना केस जो है सुनाया। इतने में न्यायाधीश ने कहा अभियुक्त घीसाराम को हाजिर किया जाए। अभियुक्त का मतलब आरोपी, जिस पर आरोप लगा है उस घीसाराम को हाजिर किया जाए कहकर न्यायाधीश ने बताया। इतने में दरबार क्या कहता है, घीसाराम पुत्र भीकाराम हाजिर हो। घीसाराम अदालत के कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है और गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। जब जज ने घीसाराम को बुलाने के लिए कहा तो दरबार ने आवाज़ दी, क्या कहकर, घीसाराम पुत्र भीकाराम हाजिर हो। भीकाराम जो है घीसाराम के पिता का नाम है और घीसाराम जो है अदालत के कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है और गीता पर हाथ रखकर कहता है कि मैं जो भी कहूँगा, सच के नहीं सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह शपथ लेता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा ही होगा, जब कोर्ट का सीन चल रहा होता है तो एक आदमी जो है गीता पे हाथ रखकर शपथ लेने के लिए कहता है, तो जो भी आरोपी है वह इस तरह की शपथ लेता है। घीसाराम ने कहा, मैं शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सरकारी वकील ने पूछा, घीसाराम, आप पर आरोप जो लगाया गया है उसके बारे में क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? सरकारी वकील ने घीसाराम से पूछा कि घीसाराम, आप पर जो आरोप है कि आप पेड़ों को बहुत कटाई कर रहे हो और इसके वजह से जंगल वीरान हो रहे हैं, क्या उस आरोप के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आरोप यानी एलिगेशन। तो इस पर घीसाराम ने कहा, न्यायाधीश जी, मेरे ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। लकड़ी का व्यापार हमारा खानदानी पेशा है। रही पेड़ काटने की बात, तो 100 घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो घीसाराम ने जो है अपनी सफाई में क्या कहा कि न्यायाधीश जी से कि न्यायाधीश जी, मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया है वह बिल्कुल झूठा है। मैं एक लकड़ी का व्यापारी हूँ और लकड़ी का व्यापार करना हमारा खानदानी पेशा है। मतलब हमारे दादा परदादा से यह पेशा चला आ रहा है। और रही पेड़ काटने की बात, तो लकड़ी का व्यापारी पेड़ नहीं काटेगा तो लकड़ी का व्यापार कैसा करेगा? और इसके लिए उसने क्या एग्जाम्पल दिया, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा घास कैसे खाएगा? इस तरह मैं अगर पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ी का व्यापार कैसे करूंगा कहकर घीसाराम ने जो है न्यायाधीश महोदय से कहा। इस पर सरकारी वकील ने क्या कहा? इस पर सरकारी वकील कहते हैं, अच्छा तो यह बताइए कि क्या आप पेड़ काटने से पहले अनुमति लेते हैं? अनुमति माने परमिशन। तो सरकारी वकील ने पूछा कि क्या आप परमिशन लेते हो पेड़ काटने से पहले? इस बात पर घीसाराम हंसते हुए कहता है, वकील साहब, भला पेड़ से क्या अनुमति लेना? प्रतिवादी वकील ने क्या कहा, योर ऑनर, मेरा मुवक्किल अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। वह एक सीधा साधा लकड़ी का व्यापारी है जो लकड़ी काटने व बेचने का अपना पुश्तैनी धंधा कर रहा है। सरकारी वकील ने जब पूछा घीसाराम से कि क्या आप पेड़ काटने से पहले परमिशन लेते हो, तो घीसाराम ने कहा कि पेड़ों से क्या परमिशन लेना काटने के लिए? इस पर डिफेंस लॉयर ने कहा कि मेरा मुवक्किल जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और वह एक सीधा साधा लकड़ी का व्यापारी है और
जो लकड़ी काटने और बेचने का उसका पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी का मतलब है दादा परदादा से चला आता हुआ पुराना धंधा। सरकारी वकील ने कहा, न्यायाधीश महोदय, कानून से अनजान होना किसी अपराध को कम नहीं करता। यूं भी घिसाराम जिस इलाके से पेड़ कटवा रहा था उस क्षेत्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। फिर पेड़ काटने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जब डिफेंस लॉयर की बात सरकारी वकील ने सुनी तो सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा कि कानून से अनजान है, मतलब कानून मालूम नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि उसने जो अपराध किया है वह कम है। और घिसाराम जिस एरिया से पेट कटवा रहा था उस एरिया पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध माने रिस्ट्रिक्शन। तो उस रिस्ट्रिक्शन लगे हुए एरिया में घिसाराम पेड़ कैसे काट सकता है, कहकर सरकारी वकील ने पूछा। प्रतिवादी वकील क्या कहते हैं, योर ऑनर, घिसाराम को साफ साफ अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। वह निर्दोष है, अतः उसे कोई सजा देना मुनासिब नहीं है। सरकारी वकील की बात सुनकर प्रतिवादी वकील जज से क्या कहते हैं कि घिसाराम को साफ साफ अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। उसने डायरेक्टली कोई जुर्म नहीं किया है, इसीलिए वह निर्दोष है और उसे सज़ा देना ठीक नहीं होगा। इस पर सरकारी वकील क्या कहते हैं। सरकारी वकील ने कहा, महोदय, मेरा मानना है कि घिसाराम ने अवश्य कानून तोड़ा है। यदि इस प्रकार कानून तोड़ने वाले को माफ़ कर दिया गया तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा और सभी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट काट कर पर्यावरण को हानि पहुंचा रहेंगे। अतः घिसाराम को सख्त से सख्त सजा दीजिए, जिससे भविष्य में कोई भी इंसान पेड़ काटने की गुस्ताखी न कर सके। प्रतिवादी वकील की बात सुनकर सरकारी वकील कहते हैं कि महोदय, मेरा मानना है कि घिसाराम ने जो है कानून तोड़ा है और इस प्रकार कानून तोड़ने वालों को माफ़ कर दिया जाएगा, सज़ा नहीं मिलेगी तो लोगों पर जो है बुरा असर पड़ेगा और सभी लोग जो है अपने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटेंगे और पेड़ काटने से पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। और इसलिए घिसाराम को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए ताकि लोग इस सज़ा को देखकर भविष्य में जो है पेड़ काटने की कोई गुस्ताखी न कर सकेगा। गुस्ताखी का मतलब है दुस्साहस। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सरकारी वकील और प्रतिवादी वकील की बातों को सुनकर न्यायाधीश ने कहा, अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि निस्संदेह घिसाराम कानून से अनजान है, किंतु उसने गंभीर अपराध किया है। इसीलिए अदालत घिसाराम को यह आदेश देती है कि वह भविष्य में किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा। इसके साथ ही अदालत घिसाराम को हुक्म देती है कि वह अपने गांव के चारों तरफ 100 पेड़ लगवाएगा और अगले वर्ष तक उनकी देखभाल करेगा। घंटी बजती है, सभी मंच से बाहर हो जाते हैं। तो जज ने क्या जजमेंट दिया बच्चों? ही जज कहते हैं कि मैंने जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली है। दलील का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। तो सरकारी वकील और प्रतिवादी वकील के आर्ग्यूमेंट के बाद जज ने यह फैसला किया कि घिसाराम कानून से अनजान है, लेकिन उसने जो अपराध किया है वह बहुत ही गंभीर है। और न्यायाधीश ने यह फैसला दिया कि भविष्य में जब भी वह पेड़ काटेगा, पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति लेगा। वन विभाग का मतलब होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वह ज़रूर परमिशन लेगा। और इसके साथ ही घिसाराम को यह आदेश दिया कि अपने गांव के चारों तरफ वह 100 पेड़ लगाएगा और 1 साल तक वह उन पेड़ों की देखभाल करेगा। इस तरह पहला जो आरोपी था उस आरोपी को न्यायाधीश ने इस तरह न्याय दिया और घंटी बजकर सभी उस स्टेज से बाहर हो जाते हैं। फिर न्यायाधीश महोदय ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर, आज का अगला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। तो न्यायाधीश ने नेक्स्ट केस सुनवाने के लिए कहा। जज की बात सुनते ही सरकारी वकील ने कहा, महोदय, आज का अगला मुकदमा गांव के बाहर लगी फैक्ट्री के मालिक सेठ किरोड़ीमल के विरुद्ध है। उस पर आरोप है कि वह फैक्ट्री के गंदे पानी और तमाम कूड़े कचरे को गांव के पास बहने वाली नहर में फेंकता है, जिससे नहर का पानी प्रदूषित हो जाता है। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। दूसरा केस जो था किरोड़ीमल का था, जो एक फैक्ट्री का मालिक था। तो सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा कि
आज जो अगला मुकदमा है वह गांव के बाहर लगी फैक्ट्री के मालिक, जिसका नाम किरोड़ी मल है, उसके विरुद्ध है। और किरोड़ी मल पर यह आरोप था कि फैक्ट्री के गंदे पानी और तमाम कूड़े कचरे को गांव के पास बहने वाली जो नहर है, उस नहर में बहाता है, जिसके कारण नहर का पानी प्रदूषित होता है। नहर नहर माने नाला। तो उस गांव का एक जो नहर है, उस नहर में कोई किरोड़ीमल क्या करता है, अपने फैक्ट्री से निकले गंदे पानी को और कूड़े कचरे को उस नहर में फेंकता है, जिससे वह पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। और उसकी फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुएं से वायु प्रदूषित होकर उस गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है कहकर सरकारी वकील ने कह दिया। देखो बच्चों, प्रदूषण जो है 4 प्रकार के होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पहला वाला भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण माने हम कूड़ा कचरा या हम जो भी चीज़ें खाते हैं, वो खाने के बाद में जो कचरा आता है वह हम जहाँ चाहें वहाँ फेंक देते हैं। हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, जिससे क्या होता है, बारिश होने के बाद में वह कूड़ा सड़ जाता है और मक्खियाँ मच्छर पैदा होकर गंदा बास आता है। इस तरह भूमि प्रदूषित हो जाती है। दूसरा जो है जल प्रदूषण। पानी में मतलब नदियों में, नालों में कूड़ा कचरा फेंकने से वह जल जो है गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इस तरह अभी किरोड़ी मल ने अपनी फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है या जो भी कूड़ा कचरा है, वह उस नहर में बहाने से वह जल प्रदूषित हो गया था। और तीसरा जो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं या जब बहुत सारे व्हीकल्स जिसे धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण माने जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। और वायु प्रदूषित होने के कारण जो है आदमी बीमार हो जाता है। उसे लंग्स की तरह तरह की बीमारी हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो उस चिमनी से निकलने वाले धुएं के कारण गांव के जो लोग थे, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा था। और हमारा अगला जो प्रदूषण है वह है ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण किस तरह होता है, सड़कों पर जब गाड़ियां हॉर्न बजाती है उसके आवाज़ से, उसी तरह फैक्ट्री के जो सायरन आवाज़ होती है उसकी आवाज़ से, या सड़कें और चौराहों पर जो बड़े बड़े माइक लेकर जो बातें होती है या गाने बड़े आवाज़ देकर गाने सुनाए जाते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और इस ध्वनि प्रदूषण का असर जो है बूढ़े लोगों पर या बच्चों पर ज़्यादा होता है। जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर होता है, सुनाई कम देने लगता है। इस तरह ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो बच्चों, ये थे प्रदूषण के 4 प्रकार और उस प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणाम। तो सरकारी वकील ने किरोड़ी मल पर क्या आरोप लगाया था कि किरोड़ी मल की फैक्ट्री के धुएं के कारण और उससे निकलने वाले गंदे पानी के कारण जल प्रदूषित होता है और उसका असर जो है गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है कहकर सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा। तो न्यायाधीश ने कहा किरोड़ी मल को हाजिर किया जाए और दरबार ने किरोड़ी मल हाजिर हो कहकर किरोड़ी मल को बुलवाया। सेठ किरोड़ी मल कटघरे में आकर खड़ा होता है, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है किरोड़ी मल? मैं शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। सरकारी वकील ने पूछा, किरोड़ी मल जी, आपकी फैक्ट्री कब से चल रही है? किरोड़ी मल ने कहा, यही पिछले 4-5 वर्ष से। सरकारी वकील ने पूछा, आप यह बताइए कि आप फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को कहाँ फेंकते हैं? किरोड़ी मल ने जवाब दिया, वकील साहब, गंदा पानी कहीं बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत है? पास में ही नहर बहती है, उसी में फैक्ट्री का गंदा पानी भी बहकर दूर चला जाता है। आसपास गंदगी फैलने से तो बीमारियां फैलने का खतरा रहता है ना। किरोड़ी मल का ये मानना था कि अगर वह गंदा पानी आसपास फेंकूंगा तो गंदगी के कारण बीमारियां फैलती है, इसीलिए मैं नहर में बहा देता हूँ ताकि नहर के पानी के साथ साथ यह गंदा पानी भी बहकर चला जाता है।
सरकारी वकील ने कहा, सेठ जी क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप नहर के जल को भी प्रदूषित कर रहे हो। सरकारी वकील ने किरोड़ीमल से कहा कि आप जो है नहर में गंदा पानी बहाकर जो है नहर को भी यानी नाले के पानी को भी गंदा कर रहे हो, उस जल को भी आप प्रदूषित कर रहे हो कहकर सरकारी वकील ने किरोड़ीमल से कहा। किरोड़ीमल ने कहा, वकील साहब आप कैसी बातें करते हैं, हमने तो बचपन से ही बड़े बूढ़ों से सुना है कि बहता पानी तो सदा शुद्ध होता है, उसे कौन दूषित कर सकता है। सरकारी वकील के सवाल पर किरोड़ीमल ने कहा कि वकील साहब आप ये क्या कहते हो, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दूषित पानी वही होता है जो पानी रुका हुआ होता है, बहता हुआ पानी कभी दूषित नहीं होता, वह तो हमेशा स्वच्छ रहता है कहकर किरोड़ीमल ने जवाब दिया। सरकारी वकील ने कहा, आप पर यह आरोप भी है कि आपने गांव की हवा को भी अशुद्ध कर दिया है। सरकारी वकील कहते हैं कि आपकी फैक्ट्री की धुआं के कारण वहाँ की हवा भी अशुद्ध हो गई है, प्रदूषित हो गई है कहकर जब सरकारी वकील ने कहा, इतने में प्रतिवादी वकील मतलब डिफेंस लॉयर ने क्या कहा, योर ऑनर मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। असलियत यह है कि किरोड़ीमल अपनी मेहनत के दम पर साधारण मिस्त्री से सेठ किरोड़ीमल बना है, इसलिए गांव के लोग किरोड़ीमल से ईर्ष्या करते हैं। उसने बाकायदा अनुमति लेकर गांव से बाहर फैक्ट्री लगाई थी, अब गांव ही फैलते फैलते वहां पहुंच गया, तो इसमें किरोड़ीमल का क्या कसूर है। सरकारी वकील की बात सुनकर डिफेंस लॉयर कहते हैं कि योर ऑनर गांव के लोग जो है किरोड़ीमल पर ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि किरोड़ीमल जो है एक साधारण मिस्त्री थे और अपनी मेहनत से मिस्त्री से वे एक सेठ बन गए, इसलिए गांव के लोग जो है उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्होंने जो है अनुमति लेकर ही गांव के बाहर फैक्ट्री लगाई थी और अब गांव फैलते फैलते वहां फैक्ट्री तक पहुंच गया, तो इसमें मेरे मुवक्किल का क्या दोष, किरोड़ीमल का क्या दोष कहकर प्रतिवादी वकील ने न्यायाधीश से कहा। बेबुनियाद का मतलब होता है निराधार। इस पर सरकारी वकील ने कहा, महोदय मेरे साथी वकील ने तो वही बात कर दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह ठीक है कि सेठ किरोड़ीमल को फैक्ट्री बनाने की स्वीकृति किसी ने नहीं दी थी। फैक्ट्री कानून के अनुसार जितनी ऊंची चिमनियां होना चाहिए, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह है कि जब भी हवा का रुख बस्ती की ओर होता है तो चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे ग्रामवासियों का सांस लेना दूभर कर देता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गांव के हर घर में कोई न कोई सांस का रोगी होगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को दोष देना, जिसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहकर कहते हैं। तो सरकारी वकील कहते हैं कि किरोड़ीमल को किसी ने भी अनुमति नहीं दी फैक्ट्री बनाने की और उन्होंने फैक्ट्री में जो चिमनियाँ रखी है वह चिमनियाँ बहुत कम ऊंची है, उसे जितना ऊंचा होना चाहिए उन चिमनियों को उतने ऊंचे पर नहीं है, इसीलिए जब भी हवा का रुख गांव की ओर होता है तो उन चिमनियों से निकला हुआ धुआं जो है उन गांव वालों को इतना परेशान कर देता है कि उन्हें सांस तक लेना मुश्किल होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में जो है हर एक घर में एक सांस का बीमार ज़रूर आपको मिलेगा कहकर सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा। इस पर प्रतिवादी वकील ने कहा, योर ऑनर मुझे अपने साथी वकील की दलील पर हंसी आती है। दलील माने आर्गुमेंट। प्रतिवादी वकील कहते हैं कि मेरे साथी वकील जो है उनके आर्गुमेंट पर मुझे हंसी आ रही है। भला हवा पर कभी किसी का जोर चला है, उसका जी चाहे उधर ही बहने लगती है, उस पर तो कानून की बेड़ियां नहीं डाली जा सकती। प्रतिवादी वकील की बात सुनने पर सरकारी वकील कहते हैं, महोदय ठीक है कि कानून हवा या पानी पर नहीं मनुष्य पर लागू होता है, इसीलिए सेठ जी फैक्ट्री की चिमनियों को तो ऊंची करवा ही सकते हैं और फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में न डालकर कहीं दूर भिजवा सकते हैं। सरकारी वकील न्यायाधीश से कहते हैं कि हवा और पानी पर जो है कानून लागू नहीं होता, लेकिन मनुष्य पर तो कानून लागू होता है, इसीलिए सेठ जी की जो फैक्ट्री की चिमनियां हैं उन चिमनियों को ऊंची करवानी चाहिए ताकि उन चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं है वह गांव के लोगों पर उसका असर न हो और उनका जो फैक्ट्री से निकला हुआ कूड़ा कचरा है उस कूड़े कचरे को भी नहर में न बहाकर कहीं और दूर भेज देना चाहिए कहकर सरकारी वकील ने न्यायाधीश से कहा। इन्होंने वायु और जल दोनों को दूषित करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई भी भविष्य में पर्यावरण को दूषित करने का साहस न करे।
सरकारी वकील कहते हैं कि किरोड़ीमल ने जो है वायु और जल दोनों को प्रदूषित किया है। किस तरह वायु और जल दोनों प्रदूषित हुए? उनकी फैक्ट्री की चिमनियों से जो धुआं निकलता था, उस धुएं के कारण वायु प्रदूषित होकर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा उसका। और उनकी फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी और कूड़ा कचरा, जिससे नहर में बहाकर उन्होंने जल को भी प्रदूषित किया। इस तरह जल और वायु दोनों भी प्रदूषित हुए। इसीलिए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई आगे चलकर भविष्य में पर्यावरण को दूषित करने के लिए कोई भी साहस न कर सके, कहकर न्यायाधीश महोदय से सरकारी वकील ने आग्रह किया। सरकारी वकील और प्रतिवादी वकील दोनों की बातें सुनकर न्यायाधीश ने अपना जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट दिया? न्यायाधीश ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि सेठ किरोड़ीमल ने जाने अनजाने में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। क्षति माने हानि, नुकसान। इसलिए अदालत इन्हें हुक्म देती है कि 1 सप्ताह के भीतर यह अपनी फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाए, साथ ही साथ फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में आज से ही डालना बंद करके अपने खर्चे पर उसकी सफाई की व्यवस्था करे। गांव का धनी व्यक्ति होने के नाते सेठ किरोड़ीमल को चाहिए कि वह अपने गांव में पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली योजनाओं में अपनी आय को 2% भाग खर्चा करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे, जिससे सभी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को लेकर सजग हो सके। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अदालत बर्खास्त होती है, लंबी घंटी बजती है और सब खड़े हो जाते हैं। तो न्यायाधीश ने क्या जजमेंट दिया? न्यायाधीश ने कहा कि जाने अनजाने में किरोड़ीमल से गलती तो हुई है, इसलिए उन्हें उनकी गलती की क्या सजा दी? उनकी फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं उन्हें ऊंचा रखने के लिए कहा, और उनके फैक्ट्री से गंदा पानी और कूड़ा कचरा जो है नहर में ना डालने के लिए कहा, और नहर को जो है अपने खर्चे से साफ करने के लिए कहा। और धनी व्यक्ति होने के कारण किरोड़ीमल जो है उस गांव के सबसे अधिक रिच पर्सन थे। तो धनी व्यक्ति होने के कारण उन्हें जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उनकी जो भी इनकम है उनमें से 2% इनकम जो है खर्चा करने के लिए कहा। उस पैसे से गांव में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कहा, और जिससे जो है इससे क्या होगा, सभी पर्यावरण के प्रति अपना अपना दायित्व निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे किरोड़ीमल को देखकर। इस तरह जो है न्यायाधीश ने अपना न्याय दिया, और इसके साथ ही कोर्ट जो है ख़त्म हो जाता है और सभी लोग जो है उठकर खड़े होते हैं और जज वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसी के साथ यह पार्ट ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो यहाँ इस पार्ट में 2 आरोपी थे। एक तो एक लकड़ी का व्यापारी था जिसका नाम घीसाराम था। उसे न्यायाधीश ने क्या न्याय दिया कि पेड़ काटने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग से अनुमति लेनी चाहिए, और उसके आसपास, उसके गांव के आसपास 100 पेड़ लगाकर उसकी 1 साल तक देखभाल करनी चाहिए। और किरोड़ीमल को क्या जजमेंट दिया कि उसके आय से जो भी उसकी इनकम है उसमें से 2% पर्यावरण की स्वच्छता के लिए खर्चा करना चाहिए, कूड़े कचरे को नाले में नहीं बहाना चाहिए, और उस गंदे नहर को जो है साफ करना चाहिए अपने खर्चे से, और अपनी फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा रखना चाहिए। इस तरह न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को न्याय दिया। तो बच्चों, यह एक अंक जो है पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण को किस तरह स्वच्छ रखना चाहिए, पर्यावरण किस तरह दूषित होता है, इसके बारे में इस एक अंक में बच्चों ने बताया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको पाठ समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए।